नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीटेट पाठशाला में, जहां सीटेट की तैयारी बहुत ही आसान और स्मार्ट तरीके से कराई जाती है। तो अभी आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए क्वेश्चन सीरीज ही मैं लेके चल रही हूं। तो आज मैं आपके लिए ईवीएस के 30 क्वेश्चन पीवाईक्यूज लेकर आई हूं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। और बहुत कम समय में, हाफ एन आवर से कम ही समय में मैं 30 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन करा देती हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है बिल्कुल। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हो सकता है किसी भी चैनल से आपको फ़ायदा मिल जाए एग्ज़ाम में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एटलीस्ट एग्ज़ाम तक तो कर ही सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन है। असर्शन देखते हैं, एन एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं। रीज़न है, मेल एलिफेंट्स लीव देयर हर्ड आफ्टर 14 to 15 ईयर्स एंड मूव अराउंड अलोन। नर हाथी 14 से 15 वर्ष की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं और अकेले घूमते हैं। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हाथियों का झुंड सामान्यतः मादा हाथियों और उनके बच्चों से बना होता है। जब नर हाथी बड़े हो जाते हैं तो लगभग 14 से 15 वर्ष की उम्र में वे झुंड छोड़ देते हैं। इसके बाद नर हाथी अकेले या अलग समूह में रहना पसंद करते हैं। इसी कारण झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए अभिकथन सही है और कारण भी सही है। और कारण यह स्पष्ट करता है कि झुंड में नर हाथी क्यों नहीं होते, इसलिए दोनों कथन सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Chapter 4 Mangoes Round the Year explains the making of mango papad as per NCF 2005 which general objective of EVS is achieved। अध्याय खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की प्रक्रिया बताई गई है। NCF 2005 के अनुसार इससे EVS का कौन सा सामान्य उद्देश्य पूरा होता है? तो करेक्ट आंसर है थर्ड, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। अवलोकन और वास्तविक अनुभव से समझ विकसित करना। NCF 2005 के अनुसार बच्चों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से सीखना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि समझ विकसित करना होता है। आम पापड़ बनाने की कहानी बच्चों को देखने, समझने और अनुभव करने का अवसर देती है। बच्चे यह समझते हैं कि फल कैसे सुरक्षित किए जाते हैं और भोजन कैसे तैयार होता है। यह सीखना रटन नहीं है बल्कि अनुभव आधारित होता है। इससे बच्चों में अवलोकन क्षमता और व्यवहारिक समझ विकसित होती है। इससे करेक्ट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मोहन इज अ क्लास 5th टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। ही राइट्स द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑन द ब्लैक बोर्ड इन हिज क्लास। फाइंड आउट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एट द टाइम ऑफ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड कंपेयर इट विद द करेंट सिचुएशन फॉर द एबव एक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोहन क्लास 5th का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह कक्षा में यह गतिविधि लिखता है कि अपने माता पिता और दादा दादी के समय में पानी की उपलब्धता के बारे में पता लगाइए और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना कीजिए। इस गतिविधि के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? तो करेक्ट आंसर है 4, इंटरव्यू। इस गतिविधि में बच्चों को अपने माता पिता और दादा दादी से जानकारी एकत्र करनी है। इसके लिए बच्चों को सीधे उनसे प्रश्न पूछने होंगे। जानकारी इकट्ठा करने का सबसे अच्छा तरीका है साक्षात्कार। इंटरव्यू के माध्यम से बच्चे पुराने समय की जल उपलब्धता के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर वे उस जानकारी की वर्तमान स्थिति से तुलना कर सकते हैं। इससे बच्चों में संवाद, पूछताछ और सामाजिक संपर्क की क्षमता विकसित होती है। इसलिए इस गतिविधि के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति इंटरव्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अर्चना इज अ टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज टीचिंग क्लास 4th। शी फॉर्म्स two groups of children in her class and conducts a debate on the topic, should the school have uniforms or not? Which of the following may not be the most appropriate reason? तो अर्चना कक्षा 4th की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह बच्चों के 2 समूह बनाकर विद्यालय में यूनिफॉर्म होना चाहिए या नहीं विषय पर वाद विवाद कराती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त नहीं हो सकता? तो करेक्ट आंसर है 4, ABC। वाद विवाद का मुख्य उद्देश्य बच्चों में सोचने की क्षमता, अभिव्यक्ति और संवाद कौशल विकसित करना होता है। इससे बच्चे विषय के विभिन्न पक्षों को समझते हैं और अपने विचार खुलकर रखते हैं। वे अपने अनुभव भी साझा करते हैं। लेकिन वाद विवाद का उद्देश्य बच्चों द्वारा एक दूसरे के ज्ञान का मूल्यांकन करना नहीं होता। मूल्यांकन शिक्षक का कार्य होता है, न कि बच्चों का। इसलिए कथन डी सबसे उपयुक्त कारण नहीं है। जो विकल्प डी को छोड़कर बाकी कारणों को सही मानता है वही सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चाइल्ड डिस्क्राइब डिफरेंट स्किल्ड वर्क रिलेटेड टू फार्मिंग एंड देयर इनहेरिटेंस।
फ्रॉम एल्डर्स इन डेली लाइफ द अबव स्टेटमेंट इज। बच्चा खेती से जुड़े विभिन्न कुशल कार्यों तथा उनके बड़ों से प्राप्त होने वाले ज्ञान का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन क्या है? तो करेक्ट आंसर है 4, लर्निंग आउटकम, सीखने का प्रतिफल। सीखने का प्रतिफल वह होता है जो बच्चा सीखने के बाद कर पाता है या बता पाता है। यहाँ बच्चा खेती से जुड़े कौशल और विरासत में मिले ज्ञान का वर्णन कर पा रहा है। यह दर्शाता है कि बच्चे ने क्या सीखा और क्या समझा। यह किसी लक्ष्य या संकेत की बात नहीं कर रहा है, बल्कि सीखने के परिणाम को दिखा रहा है। इसलिए यह कथन सीखने के प्रतिफल को दर्शाता है। इसलिए करेक्ट आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द स्टेट यूनियन टेरिटरी हैविंग कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल इज। बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है 4, आंध्र प्रदेश। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश का समुद्र तट बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक और केरल पश्चिमी तट पर अरब सागर से जुड़े हैं। तेलंगाना स्थल आवृत राज्य है, उसका कोई समुद्र तट नहीं है, इसलिए सही उत्तर आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेसन 13 इन NCERT's क्लास 5th एनवायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक डिस्क्राइब द अमेजिंग जर्नी ऑफ गौरव जानी। द लेसन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स। NCERT कक्षा 5th EVS की पाठ्यपुस्तक का पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करता है। यह पाठ निम्नलिखित में से किस थीम का भाग है? तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, इंटर रिलेशनशिप, यानी आपसी संबंध। गौरव जानी की यात्रा में व्यक्ति, समाज, प्रकृति और परिवेश के बीच संबंध दिखाई देते हैं। यह पाठ बच्चों को यह समझने में मदद करता है कि मनुष्य अपने आसपास के वातावरण से कैसे जुड़ा होता है। इसमें विभिन्न लोगों, स्थानों और परिस्थितियों के आपसी संबंध को दिखाया गया है, इसलिए यह पाठ इंटर रिलेशनशिप थीम से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट EVS क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन टू बी हैपनिंग। संरचनावादी EVS कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि नहीं दिखाई देती? तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, चिल्ड्रन आर जस्ट सॉल्विंग फैमिलियर प्रॉब्लम्स। बच्चे केवल जाने पहचाने प्रश्न हल कर रहे हैं। तो संरचनावादी शिक्षण में बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। वे अपने अनुभवों के आधार पर नई समझ विकसित करते हैं। बच्चे गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं और उनके अनुभवों का सम्मान किया जाता है। केवल रटे रटाए या परिचित प्रश्न हल करना संरचनावादी शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता। इससे ऑप्शन 1 ही सही है। ऐसी गतिविधि है जो संरचनावादी कक्षा में नहीं दिखाई देती। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सिद्धि इज अ टीचर ऑफ क्लास 4th। शी टेक्स ऑल द चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास to the playground to play kabaddi while teaching the lesson who to do of the NCERT environmental studies textbook. Before playing the game, she also explains the rule of this game to all the children. Why does the teacher tell the children the rules before playing this game? Which of the following may be the most appropriate reason? सिद्धि कक्षा 4th की शिक्षिका है। वह हु तू पाठ पढ़ाते समय बच्चों को कबड्डी खेलने मैदान ले जाती हैं। खेलने से पहले वह बच्चों को खेल के नियम भी समझाती है। शिक्षिका बच्चों को नियम क्यों बताती है? सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है थर्ड, जिसमें A, B एंड C सही है। बच्चों को खेल के माध्यम से जीवन के नियमों की समझ दी जाती है। नियमों से बच्चों को यह सीख मिलती है कि हर कार्य व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए। वे समझते हैं कि समाज भी नियमों के आधार पर चलता है। नियम बच्चों में अनुशासन और जिम्मेदारी विकसित करते हैं, लेकिन नियमों का उद्देश्य बच्चों का ध्यान खेल से हटाना नहीं होता। इसलिए कथन D सही कारण नहीं है, बाकी A, B एंड C सही है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सेशन देखते हैं। बायोमास एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द 2 मेन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैव ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के 2 प्रमुख पारंपरिक स्रोत हैं। रीजन है कन्वेंशनल सोर्सेज आर दोज विच आर रीन्यूएबल इन नेचर। पारंपरिक स्रोत वे होते हैं जो प्रकृति में नवीकरणीय होते हैं। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम, गैस और जैव ईंधन शामिल होते हैं। इसलिए अभिकथन सही है कि बायोमास और जीवाश्म ईंधन पारंपरिक स्रोत हैं, लेकिन पारंपरिक स्रोत नवीकरणीय नहीं होते। अधिकांश पारंपरिक स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और समाप्त हो सकते हैं। नवीकरणीय स्रोत जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा अलग श्रेणी में आते हैं। इसलिए कारण कथन गलत है। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी। स्टेटमेंट ए, तो ये मैं हिंदी में ही पढ़ देती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। कथन बी, सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ए इज करेक्ट बट बी इज रॉन्ग। कथन ए सही है क्योंकि 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। कथन बी गलत है क्योंकि कल्पना चावला का निधन 2003 में अंतरिक्ष दुर्घटना में हो गया था। उन्होंने 2007 में कोई रिकॉर्ड स्थापित नहीं किया था, इसलिए ए सही है, बी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। It has been observed that some mistakes are made while observing the learning and progress of children. These mistakes may be the result of our biases. Which of the following information should not be recorded as a bias? ये देखा गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। ये गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों के कारण हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए? तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सैम्पल्स ऑफ द चिल्ड्रंस वर्क इन द पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में बच्चों के कार्य के नमूने। पूर्वाग्रह वह जानकारी होती है जो शिक्षक के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि, पुराने परिणाम और पूर्व धारणाएं पूर्वाग्रह पैदा कर सकती हैं, लेकिन पोर्टफोलियो में बच्चों के कार्य के नमूने वास्तविक प्रमाण होते हैं। ये बच्चे के वास्तविक सीखने और प्रगति को दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें पूर्वाग्रह नहीं माना जाता। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। असर्शन और रीजन का है ये क्वेश्चन, तो सीधे मैं हिंदी में ही पढ़ देती हूँ। जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना ऊन प्राप्त होता है वे लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर अत्यधिक ठंड में पाई जाती हैं, और कारण है इन बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत उगाती है जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। पश्मीना ऊन देने वाली बकरियां बहुत अधिक ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वहां तापमान बहुत कम होता है, इसलिए उन्हें ठंड से बचाव की आवश्यकता होती है। इन बकरियों के शरीर पर गर्म और मोटे बाल उगते हैं जो उन्हें ठंड से सुरक्षित रखते हैं। इसी कारण वे अत्यधिक ठंडे और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जीवित रह पाती हैं। इसलिए अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। कारण यह स्पष्ट करता है कि बकरियां ठंडे क्षेत्रों में क्यों पाई जाती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, तो सीधे मैं हिंदी में ही पढ़ती हूँ। एनीमिया के कारण बच्चों की वृद्धि ठीक से नहीं होती और उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। कथन सेकंड, एनीमिया बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। एनीमिया में शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, इससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। बच्चों में कमजोरी, थकान, विकास में कमी देखी जाती है। मानसिक एकाग्रता भी प्रभावित होती है, इसलिए कथन फर्स्ट भी सही है और कथन सेकंड भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर है 4, बिहू असम। लावणी महाराष्ट्र की लोक नृत्य शैली है, तमिलनाडु की नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ओडिशा का नहीं है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, कर्नाटक का नहीं। बिहू असम का प्रमुख लोक नृत्य है, इसलिए केवल ऑप्शन 4 ही सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे बड़े क्यों होते हैं? तो करेक्ट आंसर है थर्ड, स्निपिंग ग्रास एंड च्यूइंग ग्रास रिस्पेक्टिवली। यानी गाय के आगे के दांत घास को काटने या तोड़ने के लिए होते हैं, इसे स्निपिंग कहा जाता है। पीछे के चौड़े और चपटे दांत घास को अच्छी तरह चबाने के लिए होते हैं, इससे भोजन पचाने में आसानी होती है। इसलिए आगे के दांत स्निपिंग के लिए और पीछे के दांत चबाने के लिए यानी च्यूइंग के लिए होते हैं। तो करेक्ट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों और कथाओं को महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है 4, बी एंड सी। कहानियाँ बच्चों को भावनात्मक रूप से विषय से जोड़ती हैं। बच्चे कहानी के पात्रों से खुद को जोड़कर आसानी से सीखते हैं। इससे उनमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और समझ विकसित होती है। कहानियाँ बच्चों को सोचने, महसूस करने और सही व्यवहार सीखने का अवसर देती हैं। केवल शिक्षक की रुचि या समाज की पसंद इसका मुख्य कारण नहीं है। मुख्य उद्देश्य बच्चों में संवेदनशीलता विकसित करना है
और उन्हें अनुभव से जोड़ना है। इसलिए सही कारण बी और सी है और करेक्ट ऑप्शन है 4। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन आर फॉलोड। तो असर्शन देखते हैं, सीधे हिंदी में ही देखते हैं। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तकों में वास्तविक जीवन की घटनाएं, रोजमर्रा की समस्याएं और समाज से जुड़े ज्वलंत मुद्दे शामिल किए गए हैं। कारण है बच्चे इन समस्याओं पर खुलकर चर्चा कर सकें, जागरूक बने, संवेदनशील हो और सही समझ विकसित कर सकें। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तकों में बच्चों के वास्तविक जीवन से जुड़े विषय शामिल किए जाते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को समाज की समस्याओं से परिचित कराना होता है। जब बच्चे इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो उनमें जागरूकता और संवेदनशीलता विकसित होती है। वे सही सोच और समझ बनाना सीखते हैं। इसी उद्देश्य से पाठ्यपुस्तकों में वास्तविक और सामाजिक समस्याओं को शामिल किया गया है। इसलिए अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है 3। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? तो करेक्ट आंसर चुनिए। तो करेक्ट आंसर है 3, 2 आवर। उबला हुआ दूध हल्का और आसानी से पचने वाला होता है। दूध को उबालने से उसमें मौजूद हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इससे दूध जल्दी पच जाता है। सामान्यतः उबला हुआ दूध लगभग 2 घंटे में पच जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एक व्यक्ति डेड सी यानी मृत सागर और खारे झील यानी सॉल्टी लेक में तैरना न जानते हुए भी नहीं डूबता। इसका कारण है, तो करेक्ट आंसर है 3, हाई डेंसिटी ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व। खारे पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। इस कारण पानी का घनत्व बढ़ जाता है। अधिक घनत्व वाला पानी शरीर को ऊपर तैरने में सहायता करता है। इसलिए मृत सागर या खारी झील में व्यक्ति आसानी से डूबता नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ओनली? निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? तो करेक्ट आंसर है 2, टिन, लिथियम, सोडियम। तत्व वह पदार्थ होते हैं जो शुद्ध रूप में होते हैं। टिन, लिथियम और सोडियम तीनों शुद्ध तत्व हैं। स्टील, ब्रॉस और ब्रॉन्ज मिश्र धातु होते हैं, तत्व नहीं है, इसलिए केवल ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सीधे हिंदी में ही पढ़ती हूँ। एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक गतिविधि के दौरान बच्चों की महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है और उनका वर्णनात्मक विवरण लिखता है। यह किस आकलन उपकरण से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है 2, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, वर्णनात्मक अभिलेख। जब शिक्षक बच्चों की गतिविधियों से जुड़ी विशेष घटनाओं को लिखित रूप में दर्ज करता है तो उसे वर्णनात्मक अभिलेख कहते हैं, यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। इसमें बच्चे के व्यवहार, प्रतिक्रिया और सीखने की स्थिति का विवरण होते हैं। यह अवलोकन पर आधारित आकलन उपकरण है। तो करेक्ट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 2 इंडियन बर्ड्स मेक नेस्ट विच हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज और बुशेस। दीज 2 बर्ड्स आर। 2 भारतीय पक्षी जो पेड़ों या झाड़ियों की टहनियों से लटकते हुए घोंसले बनाते हैं, वे हैं। तो करेक्ट आंसर है 4, सनबर्ड एंड टेलर बर्ड। सनबर्ड पेड़ों की शाखाओं से लटकने वाले घोंसले बनाती हैं, और जो टेलर बर्ड होती हैं पत्तों को सिलकर लटकता हुआ घोंसला बनाती हैं। भारतीय रॉबिन और बारबेट इस प्रकार का घोंसला नहीं बनाते, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है 4। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये स्टेटमेंट है, तो सीधे हिंदी में ही पढ़ती हूँ। ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी नींद में चली जाती हैं। कथन भी, कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी और गहरी नींद में चले जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है 3, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी एक्सप्लेन्स ए। तो कुछ जानवर मौसम के अनुसार लंबी और गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसे शीत निद्रा कहा जाता है। छिपकली भी ठंड के मौसम में शीत निद्रा में चली जाती है, इसलिए कथन ए सही है और कथन बी भी सही है। कथन बी सामान्य नियम बताता है और कथन ए उसका उदाहरण है। इस प्रकार बी ए की सही व्याख्या करता है। तो करेक्ट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सीधे हिंदी में ही पढ़ती हूँ। तो एक शिक्षक ईवीएस कक्षा में बच्चों को समूहों में बांटकर स्कूल की कुछ वस्तुएं इकट्ठा करने को कहता है। फिर बच्चों से उन वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटने को कहता है। इस गतिविधि का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? तो करेक्ट आंसर है 3, प्राथमिक स्तर पर बच्चे आपस में बातचीत करके बेहतर सीखते हैं। तो यह गतिविधि बच्चों को मिलकर काम करने और एक दूसरे से सीखने का अवसर देती है।
जब बच्चे वस्तुओं को मिलकर वर्गीकृत करते हैं तो वे चर्चा करते हैं और विचार साझा करते हैं। इससे सहयोग, संवाद और सामाजिक सीख विकसित होती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे सहभागिता और आपसी बातचीत से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। इससे इस गतिविधि का सबसे उपयुक्त उद्देश्य यही है कि बच्चे आपस में बातचीत करके बेहतर सीखें। तो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। राकेश कक्षा 5th का ईवीएस शिक्षक है। वह बच्चों से यह गतिविधि कराते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी डूबती है। बाद में बच्चे पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं क्यों डूबती हैं और कुछ क्यों तैरती हैं। इस स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो करेक्ट आंसर है 4 B and C। यानी जब बच्चे स्वयं प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक को उन्हें सोचने और खोजने का अवसर देना चाहिए। बच्चों को अपने अवलोकन लिखने, समझने और उसका अर्थ निकालने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें अनुमान लगाने, प्रयोग करने और निष्कर्ष निकालने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। सीधे उत्तर बता देना या टाल देना बच्चों की जिज्ञासा को कम करता है। इसलिए सबसे उपयुक्त तरीका है कि बच्चों को अवलोकन और प्रयोग से सीखने दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इट इज़ 10 AM नाउ इन इंडिया टुडे। इट इज़ अराउंड नून टुडे इन। तो आज भारत में सुबह 10 बजे हैं, लगभग दोपहर किस देश में होगी? तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, जापान। जापान भारत से लगभग 3 घंटे आगे समय में होता है। यदि भारत में सुबह 10 बजे हैं तो जापान में लगभग दोपहर के 1 बजे होंगे। इससे वहाँ लगभग दोपहर का समय होगा। बाकी देश भारत के समय से पीछे या बहुत कम आगे हैं, इसलिए सही उत्तर है जापान। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड ईवीएस क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी लीस्ट लाइकली टू ऑकर। बाल केंद्रित ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे कम दिखाई देगी? तो करेक्ट आंसर है सेकंड, चिल्ड्रन लिसनिंग क्वाइटली टू द टीचर। यानी बच्चे ध्यान से टीचर को सुनेंगे। तो बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सक्रिय रहते हैं, वे चर्चा करते हैं, गतिविधियों में भाग लेते हैं और अनुभव साझा करते हैं। कक्षा की बैठने की व्यवस्था भी गतिविधि के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन केवल शिक्षक को चुपचाप सुनना बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता। इससे यह गतिविधि सबसे कम दिखाई देती है। तो करेक्ट आंसर है सेकंड। एक व्यक्ति 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन 17 बजे नई दिल्ली से चलती है और 31 जनवरी 2023 को 17 बजे बेंगलुरु पहुंचती है। यदि दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो औसत गति क्या होगी? तो करेक्ट आंसर है थर्ड, 74 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन 30 जनवरी को शाम 5 बजे चली और 31 जनवरी को शाम 5 बजे पहुंची, अर्थात कुल यात्रा समय 24 घंटे हुआ। कुल दूरी 1776 किलोमीटर दी गई है। औसत गति निकालने का सूत्र होता है दूरी डिवाइडेड बाय समय। तो 1776 को 24 से भाग देने पर उत्तर आता है 74 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करेक्ट आंसर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम थीम आधारित है और प्रत्येक थीम आपस में जुड़ी होती हैं, ये अभिकथन है। कारण देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम थीम आधारित रखने का मुख्य कारण यह है कि इससे प्रत्येक थीम की गहरी समझ विकसित होती है और हर थीम प्रश्नों से शुरू होती है। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यानी दोनों सही है, रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। तो पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम वास्तव में थीम आधारित होता है। हर थीम एक दूसरे से जुड़ी होती है ताकि बच्चों को समग्र समझ विकसित हो सके। थीम आधारित पाठ्यक्रम बच्चों को विषय को गहराई से समझने में मदद करता है। प्रत्येक थीम प्रश्नों से शुरू होती है जिससे बच्चों में जिज्ञासा और सोच विकसित होती है। इसी कारण पाठ्यक्रम को थीम आधारित बनाया गया है। इसलिए अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो करेक्ट आंसर है थर्ड। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करते रहिए। आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है और चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में CDP के 30 क्वेश्चन के साथ। तो कल की क्लास बिल्कुल मत मिस करिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे, यानी मिश्रित क्वेश्चन रहेंगे और साथ साथ मैं आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती जाऊँगी जिससे आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है और आपके एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। बस जुड़े रहिए इस चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस से। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय।